आज आप दूसरी पुस्तक कृतिका, आप कृतिका से एक पाठ पढ़ेंगे, मेरे संग की औरतें, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण एक शब्द चित्र है और इसकी लेखिका हैं मृदुला गर्ग। यह विधा शब्द चित्र है और इसकी शैली आत्मकथात्मक या संस्मरणात्मक है, इसलिए कि मृदुला गर्ग ने अपने बचपन से लेकर अपनी बड़ी उम्र के काल तक, अपनी बड़ी उम्र के काल के पीछे की ओर झांक करके देख रही हैं और खुद ही अपने परिवार की कथा का एक चित्र खींचने का प्रयास कर रही हैं, जिसमें लेखिका की ईमानदारी बहुत झलकती है। अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि लेखिका ईमानदार हैं कैसे, तो आपको बताना होगा कि मेरे संग की औरतें पाठ के अंतर्गत लेखिका ने अपने परिवार का जो चित्र खींचा है शब्दों के माध्यम से, उसमें तनिक सा भी हेर फेर करने का प्रयास नहीं किया है या उस पर पॉलिश करने का काम नहीं किया है। शब्दों के माध्यम से बढ़ा चढ़ा कर लिखने की जरूरत उन्होंने नहीं समझी। जैसी थी उनकी नानी, जैसी थी उनकी दादी, जैसी थी उनकी माँ, जैसी थी उनकी परदादी, ये तमाम जो पात्र हैं, उनके संग की जो घरेलू महिलाएं हैं, फिर उनकी बहनें हैं, ये तमाम उनके पिता हैं, ये तमाम जो व्यक्तित्व रखती हैं अपने परिवार के बीच में, उसको हूबहू उन्होंने शब्दों के माध्यम से एक अच्छा खाका तैयार कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि मृदुला गर्ग ने माँ को जिस रूप में देखा उसी रूप में लिखा, दादी नानी को जिस रूप में देखा उसी रूप में लिखा। उसमें कहीं यह नहीं है, ऐसा नहीं है कि नानी की बात थोड़ा सा हम रोचक बना दें, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके उनकी विशेषताओं को बतला दें, ऐसा प्रयास उनका नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मृदुला गर्ग के जो शब्द चित्र हैं उसमें उनकी ईमानदारी पूरी की पूरी झलकती है। ये एक जवाब हुआ। आप देखेंगे कि इस पाठ का जो मुख्य बिंदु है, जो देखना है इस पाठ में कि क्या विशेष हैं, तो सबसे पहले नानी, दादी और माँ का व्यक्तित्व को परखना है। आप देखेंगे कि उनकी नानी के संबंध में लेखिका क्या कह रहे हैं, क्या कह रही है, दादी के संबंध में क्या कह रही है, माँ के संबंध में क्या कह रही है। माँ को दूसरी तरफ है कि परंपरा का निर्वाह वो नहीं करती हैं। एक महिला, एक घरेलू महिला, एक गृहिणी का दायित्व तो होता है कि वह अपने बच्चों का परवरिश करते हुए उसके जीवन शैली को बदलने का प्रयास करे, उनके सुविधाओं पर ध्यान रखे, उनके स्कूल जाने, उसके खाने पीने, पहनने और स्कूल जाने तक का ख्याल रखे। लेकिन यह जो परंपरा है एक माँ की, कहते हैं माँ जो है उनकी इस परंपरा से काफ़ी दूर रही, इसका निर्वाह उन्होंने कभी नहीं की। माँ उनकी जो एक परंपरा है उस परंपरा से वो हमेशा कटी रही, दूर रही, और उनके दूरी बनने का कारण उनकी दादी रही। माँ अपनी परंपरा से दूर रही, उसकी दादी रही। क्यों? तो पाठ में आप पढ़ेंगे कि उनकी माँ जो थी, यानी उनकी माँ जो थी एक बड़े घराने की महिला थी, एक बड़े घराने की बेटी थी। उनके पिता जज थे और अंग्रेज का ज़माना था, और एक जज की जो हैसियत उस समय की थी वो अंग्रेज़ों के ठाठ बाट में ढला हुआ था।
उनके खाने का अंदाज अंग्रेज़ों जैसा, पहनने का अंदाज अंग्रेज़ों जैसा, उनके विचार और घर में उनका रुतबा भी अंग्रेज़ों की तरह था। उनकी हुकूमत और वैसे ही होती थी जैसे उनकी अदालत में, उनके ऑफिस में उनकी हुकूमत चलती थी। वैसे पिता की पुत्री थी लेखिका की माँ, और दादी क्या थी? दादी बिल्कुल निहायत आप कह सकते हैं कि एक घरेलू महिला, एक किसान परिवार से आई हुई महिला। अब दादी को इस बात की बड़ी प्रसन्नता थी, इस बात की बड़ी खुशी थी कि उनकी पुत्रवधू जो है वह बड़े घर की बेटी है, बड़े बाप की बेटी है, और गोरी चिट्टी है, सुंदर है, कोमल है। और ऐसे कोमल पुत्री से पुत्रवधू भी पुत्री के समान होती है। और वह यह मानती थी, दादी उनकी मानती थी, मृदुला गर्ग की दादी मानती थी कि पुत्रवधू और पुत्री में कोई फर्क नहीं होता है। इसलिए वह यह मान्यता बना ली थी कि इतने ऊंचे घराने से, ऊंचे परिवार से आई हुई बेटी, हमारी पुत्रवधू घर का काम काज करने में कैसे सफल होगी जो स्त्री अपने बदन पर साड़ी तक ठीक से नहीं पहन पाती है। साड़ी उन दिनों की जो साड़ी होती थी वह ज़्यादातर महिलाएं खादी के वस्त्रों की साड़ी, जो बहुत भारी होता था, और खादी की साड़ी इसलिए पहनाई जाती थी कि दादी का जो पुत्र था यानी मृदुला गर्ग के जो पिता थे वह एक स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, गांधी के समर्थक थे, चरखा आंदोलन के सहायक एक कर्मी थे। यही वजह है कि उनके परिवार में यह नियम था कि जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी पुरुष हैं, वो सभी खादी के वस्त्र को धारण करेंगे। यही वजह है कि मृदुला गर्ग यानी लेखिका के पिता के आग्रह पर उनकी मां को खादी की साड़ी पहननी पड़ती थी। उसे महीनों तक जो है पहनना सिखलाया गया था। जो स्त्री एक वस्त्र, खादी का वस्त्र धारण नहीं कर सकती है, कहने का मतलब है उसका वजन नहीं ढो सकती है, वह घर गृहस्थी कैसे संभाल पाएगी? ये दादी का मानना था। दादी अक्सर अपना काम, घर का काम जो पुत्रवधू का था वह खुद करती थी। लेखिका 3 बहनें थी, एक भाई थे। कहते हैं कि तमाम भाई बहनों के जरूरतों की पूर्ति दादी करती थी, माँ नहीं करती थी। माँ को उपन्यास पढ़ने का बहुत शौक था, कहानियाँ पढ़ने का बहुत शौक था, साहित्य से उनका काफ़ी गहरा लगाव और अनुराग था। माँ अपने कमरे में बिस्तर पर पड़ी पड़ी दिन भर में 1-2 उपन्यास पूरा पढ़ डालती थी, और कभी कभी बेटियों के बीच उपन्यास पर थोड़ा बहुत हल्के फुल्के ढंग से साहित्यिक चर्चाएं कर लिया करती थी। तो ऐसे में दादी माँ की एक मान्यता बन गई उनकी माँ के संबंध में कि हाथी से काम नहीं लिए जा सकते। यह एक मुहावरा है, एक मुहावरे के तौर पर यह कथन आया है कि हाथी से काम नहीं लिए जा सकते। अब हाथी किस संदर्भ में? माँ बड़े बाप की बेटी है, अमीर घराने से आई है, सुकुमार है, और उसका परवरिश राजकुमारियों की तरह हुई है। एक तरह से कहने का मतलब है कि इकलौती पुत्री भी है और वह सुख सुविधाओं में पली है। ऐसे में उसका वजन जो है, उसके जो जीवन की जो जीने की जो शैली और भंगिमा जो है वह बहुत भारी भरकम है। और ऐसी स्थिति में ऐसी पुत्री या पुत्र वधू से घर में पानी भरवाना, कपड़े धुलवाना, रसोई में काम कराना दादी माँ को उचित नहीं लगता था। इसलिए कहते थी कि हाथी से काम नहीं लिए जा सकते। यह आप देखेंगे कि यही परंपरा से माँ कटी रही, लेकिन कहते हैं कि इस परंपरा के बावजूद वो सबके लिए प्रिय थी। कुछ उसकी माँ की खास विशेषताएं थी, जैसे कि
उनकी जो आप कह सकते हैं कि उनके पति के भाई के पत्नी, जिसको हम अपनी भाषा में गोतनी बोलते हैं, कहते हैं वह भी थी। और कभी भी उसने एक महिला की बात सुनकर दूसरे महिला के कानों तक नहीं पहुंचाई, या उसकी बात सुन करके अपनी सास यानी कि दादी तक नहीं पहुंचाई। जहां सुनती थी वहीं उस बात को भूल जाती थी। यह जो व्यक्तित्व था उनकी माँ का, बहुत बड़ा व्यक्तित्व था। दूसरी तरफ लेखिका के जीवन पर माँ की परंपरा का, माँ का जो व्यक्तित्व था, माँ का जो चरित्र था, उसका प्रभाव बहुत गहरा पड़ा। यही वजह है कि मृदुला गर्ग आगे चलकर माँ की जो साहित्यिक अभिरुचि थी, उसी साहित्यिक अभिरुचि ने मृदुला गर्ग को प्रभावित किया और साहित्यकार बना दिया। ये विरासत में मिला, इसको विरासत कहते हैं। जब कोई व्यक्तित्व और चरित्र अपने पूर्वजों से या अपने अगली पीढ़ियों से जब उसे प्राप्त हो जाए तो वह विरासत में मानी जाती है। उनको विरासत में माँ की साहित्यिक जो प्रियता थी, जो साहित्यिक जो भावनाएं थी, वो भावनाएं इनको माँ से मिली। बाद में आगे चल के कॉलेज के जीवन में शीला अग्रवाल जैसी लेखिकाएं या प्राध्यापिकाएं उनके साथ जुड़ी और उन्होंने मृदुला गर्ग को एक औरत के रूप में वह भी जुड़ी कॉलेज के दिनों में, और कहते हैं वह भी उनको उनकी अभिरुचि को देखकर एक स्त्री जो आंदोलन के समय में, स्वतंत्रता आंदोलन के समय में जो स्त्री की एक भूमिका होनी चाहिए, एक नए ढंग से आधुनिकता के तौर पर इस बात को उनके दिमाग में उनकी प्राध्यापिका ने डाला और उसको स्वावलंबी बनने के लिए जो है भरपूर कोशिश की। इसलिए मृदुला गर्ग को वह प्राध्यापिका शीला जी अपने घर पर बुलाकर उसे चाय ही नहीं पिलाती थी, बल्कि जो उन दिनों की लोकप्रिय किताबें थी, उपन्यास थे, उसकी चर्चाएं करती थी। वह किताब अपनी आलमीरा से निकाल कर उसे पढ़ने के लिए देती थी और वह निर्देश देती थी कि जिस दिन तुम्हारी यह किताब खत्म हो जाए उस दिन तुम मेरे साथ बैठकर चाय पीना और उस किताब पर चर्चा करना, आलोचना करना, समीक्षा करना। और यही काम लेखिका को मजबूत बनाया। साहित्यिक जो चेतना थी, लेखन की जो कला थी, भाषा का जो अंदाज था, वह मृदुला गर्ग को वहाँ से प्राप्त हो गया। और अभिरुचि तो साहित्य में माँ से प्राप्त हुआ, ये विरासत में मिला। तो एक बाहरी वातावरण के रूप में एक प्राध्यापिका उनको प्रभावित की। दूसरी तरफ नानी है। नानी का व्यक्तित्व भी बड़ा उम्दा है, दादी के व्यक्तित्व की तरह ही। उनकी दादी पढ़ी लिखी कम थी, एक ग्रामीण महिला थी, किसान वर्ग से आती थी, और कहते हैं कि वह कभी भी अपने दायित्वों का बोझ परिवार के दूसरे सदस्यों पर नहीं दी। जब तक उनके शरीर में ताकत रही, जब तक उनकी शारीरिक क्षमताएं बरकरार रही, तब तक लेखिका की दादी ने अपने घर गृहस्थी की बागडोर अपने हाथों में रखी। और कहा जाता है कि उनके पुत्र यानी लेखिका के पिता एक स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ उनका सहायक भी बनी रही और घर का पूरा ख्याल रखी। उसी तरह नानी, उनकी नानी भी अद्भुत व्यक्तित्व की महिलाएं थी। उनकी भी कई विशेषताएं हैं। उनकी नानी की जो विशेषताएं हैं वह कम रोचक नहीं हैं। और वह कहती हैं कि नानी यानी कि इनकी माँ की माँ, और जिनके नाना यानी कि लेखिका के नाना एक जज हैं। और इस रूप में
नानी किस तरह से उन हुक्म यानी उनके नाना के जो भी हुक्म होते थे किस तरह से वो हुक्म बजाते थे, यह एक बड़ी बात है। कैसे उसके हुक्म और फरमाइश की पूर्ति किया करती थी। एक जैसे आप देखेंगे या कोई दूसरे लोग देखेंगे तो लगेगा कि इनकी नानी घर की एक सहायिका है, एक सेविका की तरह है। नाना की सेवा में दिन रात वो लगी रहती थी और कभी भी अपनी ज़रूरतों के लिए उनके नाना के पास कभी भी अपनी आकांक्षा और इच्छा का स्पष्टीकरण नहीं किया। स्पष्ट रूप से कभी अपनी ज़रूरतों की चीज़ों की मांग नहीं की। जो मिल जाता था उस पर संतुष्ट रहती थी, उसको संतोष होता था। और ऐसे महान व्यक्तित्व की बात आई। लेकिन एक विरोधाभास था उनकी नानी में, उनके नाना से। नाना का जो अंग्रेजों जैसा जो ख्यालात थे, नानी जस्ट उससे विपरीत थी। और नानी ने तय कर ली कि मैं अपनी पुत्री का विवाह नाना जैसे ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए पदाधिकारियों से नहीं होने दूंगी। तब फिर अपनी पुत्री यानी कि लेखिका की मां का विवाह किससे करेंगे? वो किससे करेंगे? तो कहते हैं उनके घर में आने वाला एक क्रांतिकारी युवक जो उन्हें भा गया, पसंद हो गया, जबकि उस युवक के जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं होती थी। घर गृहस्थी से वह युवक काफ़ी दूर था, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम के काफ़ी दीवाने थे। और प्यारे लाल जी एक मित्र जिसको कि उन्होंने यह कहा कि आप उन्हें बुला दें, मैं उनसे बात करूंगी। और इस तरह से नाना से आग्रह, जो कभी भी नाना से खुले मुंह से वह बोली नहीं, लेकिन पुत्री की विवाह जब का वक्त आया तो उन्होंने कहा कि मेरी एक ही इच्छा है और वो इच्छा आप मेरी पूरी कर दें। उनके नाना जी हतप्रभ हो गए कि जो महिलाएं आज तक खुलकर कुछ मांग नहीं की, कभी अपनी ज़रूरतों और कभी अपनी इच्छाओं को मेरे सामने नहीं रखी, वह जीवन में पहली बार वह कुछ रखना चाहती है। और वह यही बात थी कि आप अपने मित्र को याद करें, मैं उनसे बात करूंगी और वह जो क्रांतिकारी हैं उससे अपने बेटी के विवाह के प्रस्ताव रखेंगे। और यही हुआ भी। नाना जी हार गए। नाना जी की इच्छा थी कि मेरी तरह ही कोई ऊंचे ओहदे पर बैठा हुआ जो अंग्रेज़ों का सेवक हो, जो अंग्रेज़ों का गुलाम हो, या अंग्रेज़ों के तहत जो ऊंचे पदों पर या अच्छे पदों पर काम कर रहा हो, ऐसे ही युवक से हम अपनी पुत्री का विवाह करें। लेकिन नानी ऐसा होने नहीं दी और नतीजा यह हुआ कि एक क्रांतिकारी जो बेरोजगार था, देश का दीवाने था, उसे कमाने धमाने से ज़्यादा चिंता देश को आज़ादी दिलाने की थी। उनके विचार अच्छे थे और यही विचार और यही व्यक्तित्व उस युवक का उनकी नानी को भा गया और अपनी पुत्री से उन्होंने विवाह कराने का प्रस्ताव रख दिया। और नाना को मान लेना पड़ा, इसलिए मान लेना पड़ा क्योंकि जीवन पर्यंत वह यानी उनकी पत्नी कभी भी उनसे अपनी कामना और इच्छाओं की बात नहीं की थी। ये पहली बार था पुत्री को लेकर। और इस तरह से लेखिका के घर में लेखिका की माँ आई, जिससे कई प्रकार की कई पुत्रियां हुई, एक पुत्र हुआ। और संजोग यह हुआ कि मृदुला गर्ग की जितनी बहनें थे सब लेखिका हुई। उनके पुत्र यानी उनके भाई भी लेखक हुए, कुछ अंग्रेजी में लिख रहे हैं और कुछ हिंदी में लिख रहे हैं। मृदुला गर्ग हिंदी की मशहूर लेखिका मानी जाती हैं। और इस तरह से उनके एक परदादी हैं जो काफ़ी मायने रखती हैं। कहा जाता है कि इनके घर में, इनके वंश में, इनके परिवार में कई
माने कई वर्षों नहीं बल्कि कई शताब्दियों तक, 2-3 पीढ़ियों तक एक भी पुत्री नहीं हुआ था, और पुत्री होती थी तो उसे नमक चटाकर मार देने की परंपरा थी, और उसके बाद तो उस घर में पुत्री का जन्म होना ही बंद हो गया। जब परदादी जीवित रही तो कहते हैं कि लेखिका की माँ जब पुत्र वधू बनकर आई तो परदादी ने मन्नत मांगी मंदिरों में, और वह मन्नत पूरी हुई, और वह पुत्र नहीं मांगी, पुत्री मांगी, और लगातार एक के बाद दूसरा और तीसरा, यानी 3-4 संतानें पुत्री के रूप में हो गई। और कहते हैं परदादी के संबंध में कि परदादी का तार जो है, कनेक्शन जो है, ईश्वर से जुड़ा हुआ है। ये मान्यता है उनके परिवार में, उनके घरों में। हालांकि उन्होंने अपनी परदादी को नहीं देखा, अपनी नानी को नहीं देखा, लेकिन वो अपनी नानी और परदादी के किस्से अपने घर परिवार से सुनते रहे। और इस रूप में कहते हैं कि परदादी के कमरे में एक बार जब चोर आ गया तो चोर को उन्होंने कहा कि बेटा प्यास लगी है, जरा पानी पिला दो, और देखो मेरे सिरहाने के नीचे वो पीतल का लोटा पड़ा हुआ है, उसी लोटे में पानी लाना। अब चोर जो है चोरी करने घुसा था, अब पता नहीं कैसे उनको मालूम हुआ, या आहट से वो समझ गई होगी कि कोई आया है कमरे में परिवार के लोग, और उस समय कुछ कार्यक्रम चल रहा था घर में, सारी महिलाएं नीचे थी, और उन्होंने हिदायत दी कि सुनो, पानी तो लाओगे लेकिन कुएं से लाना, ताज़ा पानी लाना, और लोटे को मिट्टी से मांज लेना। और चोर को पानी लाना पड़ा, और उसके बाद उसके हाथों से उसने पानी पी, और उसके बाद उसको कहा कि बेटे तुम चोरी करने आए हो और यह काम छोड़ दो, वरना तुम पछताओगे। और सचमुच में वह चोर चोरी नहीं किया, जीवन पर्यंत वो किसान एक अच्छा बन गया। वो किसान जीवित था जो बाद में मृदुला गर्ग को मिला था, तो यह कहानी उनसे मिली थी, दादी के संबंध। तो ये एक टेलीपैथी था, एक तरह से परदादी का कनेक्शन किस रूप में ईश्वर से जुड़ा हुआ था। तो ये तमाम बातें नानी, दादी, परदादी, माँ लेखिका के जीवन में, और एक प्रोफेसर लेखिका, और एक पिता भी हैं। आप पढ़ेंगे इन तमाम बातों को तो आप सबसे पहले इसमें ध्यान रखें कि नानी का व्यक्तित्व, दादी का व्यक्तित्व, माँ का व्यक्तित्व और परदादी का व्यक्तित्व क्या है, फिर उनके पिता का व्यक्तित्व क्या है, और मृदुला गर्ग जब बाल्यावस्था में या छात्र जीवन में आंदोलन को किस रूप में प्रभावित की, कॉलेज जीवन में उनकी क्रियाकलाप कैसे हुए, उनके पिता से कैसे उनको डर लगता था, इन तमाम बातों को ध्यान में रखकर पढ़ेंगे तो सारे सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। इन बिंदुओं में प्रश्न ही है, 1, 2, 3, 4, 5 अगर बिंदु मैंने यहाँ लिखा है तो ये 5 प्रश्न इससे हैं पाठ में, जो आपके पाठ में है। और ये प्रश्न को ध्यान में रखकर मैंने इस सारांश को रखा ताकि आपका कंसेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाए और कहीं कोई दिक्कत ना हो, तो आप लिख सकेंगे। बस ज़रूरत है एक बार बढ़िया से रीडिंग देने की, और इन तमाम बातों को ध्यान में रखकर आप उसको 2-3 बार पढ़ डालेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपको कहीं कोई प्रश्नोत्तर लिखने में कठिनाई नहीं होगी। धन्यवाद।